अपनी अस्मिता के लिए हम लड़ रहे हैं। आज हम कौन हैं? मैं नहीं कहता हूं कि हमारे देश में हम किसी की विरोध करेंगे धर्म के आधार पर, लेकिन इस जमीन जो है, ये जो संस्कृति है, वो है हिंदू संस्कृति। कहते हैं कि संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है। संविधान में धारा 48 में क्या लिखा है? गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगा। ये कौन सा सेक्युलर आदमी कारण है? कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों है? यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, महिला और पुरुष बराबर होंगे। ये हमारी तो संस्कृति है। हमारी संस्कृति में तो महिला हर जगह में अपने अधिकार के लिए लड़ सकते थे। और ब्रह्मा की जो कैबिनेट थी उसमें भी महिला ही महिला है। आप देख लीजिए, शिक्षा का इंचार्ज कौन है? सरस्वती। डिफेंस का इंचार्ज कौन है? दुर्गा। और फाइनेंस का कौन है? लक्ष्मी। तो पुरुष को कुछ मिला ही नहीं। एक ही पुरुष को मिला है, वो है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, नारद मुनि को। एक महिला के साथ अपमान हुआ, महाभारत हो गई। एक महिला, राजा की जो पत्नी थी सीता, उसके अपहरण हुआ और राम ने छोड़ा नहीं। वो राजा था, कितना भी शादी कर सकते थे, परंतु उन्होंने पहले से सीता को वचन दिया, मैं किसी और को नहीं देखूंगा। वो है हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम। दशरथ हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, रामचंद्र जी हैं, जो कहते हैं कि मुसलमान 4 शादी कर रहे हैं, आपके दशरथ भी करते थे। मैंने कहा बट राम नहीं किया। तो राम हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिनका हम नकल कर सकते हैं। कृष्णा जो है वो संपूर्ण पुरुषोत्तम थे, वो भगवान थे, वो जानते थे वो भगवान है। राम को नहीं पता था वो भगवान है, इसीलिए सीता का अपहरण होने के बाद रोते रहे और वो मनुष्य के रूप में थे। तो ये जो संस्कृति हमारी आई है, इस संस्कृति को सबको स्वीकार करना चाहिए। मुसलमान अल्लाह को पूजा करना तो हमें कोई अपराध नहीं, हमें कोई अपराध नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन संस्कृति दूसरी बात है। रहन सहन का, भाई बहन के रिश्ते, माँ बाप के रिश्ते, ये सारी संस्कृति का हिस्सा है। वो एक जैसा होना चाहिए। इंडोनेशिया में मुसलमान के देश है, लेकिन उनकी जो एयरलाइन की नाम है गरुड़ा है। हाँ, उनकी जो करेंसी है उसमें एक 20,000 नोट है, 20,000 रुपया का नोट है, उसमें गणपति का पिक्चर है। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, जब मैं मिनिस्टर था, तो मैंने वहां के इंडोनेशिया के मिनिस्टर से पूछा, ये गणपति कैसा लगा दिया आपने? उन्होंने कहा कि 1997 में हमारी करेंसी गिर रही थी और कोई उपाय दिखाई नहीं। तो एक बाली से एक पुजारी आए, उन्होंने कहा कि गणपति के चित्र लगा के एक नोट छापो, रुक जाएगी। अब सब ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, तो हमने कहा इसको ट्राई करेंगे, और छापा और गिरना रुक गया। तो उस दिन से गणपति का। तो यानी इंडोनेशिया में मुसलमान ये सब मान सकते हैं, नाम वही पुरानी संस्कृति नाम रखते हैं, तो हमारे देश में क्यों नहीं? और हम क्यों नहीं कह नहीं सकते कि मुसलमान आया इस देश में, उसने राज किया, तो हम मानेंगे क्यों? पर तो हारे। जो मराठा के जो फौज थी, उन्होंने उनको 1795 में हराया था। बाजीराव नंबर 2 उन्होंने हराया था। हम थके हुए थे, तो अंग्रेज आकर थोड़े दिन जमा, उसको भी हराने के लिए रानी झांसी खड़ी हो गई, कर्नाटक में रानी चन्नम्मा खड़ी हो गई, सारा देश विद्रोह में था। और आखिर में वर्ल्ड वॉर 2 जीतने के बाद भी अंग्रेज छोड़कर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस के जवान आए थे, उनके आने से, उनकी कहानी सुन करके, हमारी जो ब्रिटिश के नेतृत्व में जो आर्मी थी, उसने भी विद्रोह करना शुरू किया। उस डर के मारे वो छोड़कर भाग कर गए थे। तो मैं आज आपको ये कहता हूं कि समय आ गया है, जिस दिन से बीजेपी पूर्ण बहुमत से आई है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो और तेजी से चाहता हूं, परंतु नरेंद्र मोदी तो मुझसे ज्यादा समझदार है, तो थोड़ा आस्ते आस्ते जा रहा है। लेकिन सब जगह में कामयाबी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक बात कोई अखबार छापता नहीं है, वो क्या है
कि इस 5 साल में जो राज की नरेंद्र मोदी ने आतंकवादी के खिलाफ जो कदम उठाई, आज संख्या देखोगे तो जब ये यूपीए छोड़कर गई उस समय 3 फिगर्स में थी, कितने लोग, 300-400 लोग जो टेररिस्ट ने हमें मारी। और इस पिछले साल में हमारी जो आतंकवादियों ने आकर के यहां गोली चलाई और मारे हमारे लोग, वो सिर्फ 9 है, ओनली सिंगल डिजिट। और आगे ये खत्म हो जाएगा। जैसे श्रीलंका में एलटीटी को खत्म किया राजपक्षे ने, वैसे ही भी हम भी खत्म करेंगे। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए। पाकिस्तान को अकल नहीं है तो मैं क्या करूं। पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये भी हो गया। अब पाकिस्तान शेष पाकिस्तान, उसको पाकिस्तान नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान कहना चाहिए जो बाकी है, वो भी 4 टुकड़ा होगा। पीओके को लेने के वापस लेने के लिए हमारी पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन है। उस रेजोल्यूशन के अनुसार वो नरसिम्हा राव के टाइम पर पास हुई थी, एक इंच जमीन जो कश्मीर है उसको वापस लेना है। जो चाइना ने लिया उसको भी लेंगे, उसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। वो समझदार लोग हैं, वो जब देखेंगे हमारी शक्ति तो मान लेंगे। वो एक ही चीज हमसे चाहते हैं कि जब उनकी और अमेरिका की लड़ाई होगी हम अमेरिका का साथ ना दें। तो हमारे क्या है उसमें, अमेरिका मरे तो हमें क्या कर जाता है उसमें। तो इस प्रकार से आज एक जागृति की आवश्यकता है कि हम हिंदू हैं तो दुनिया के सबसे विकसित देश, कैलकुलस हिंदुओं ने पैदा की, प्लास्टिक सर्जरी हिंदुओं ने किया, आयुर्वेदा में से जो नई नई दवाएं आज निकल रहे हैं सब हिंदुओं ने किया। ये जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसमें मुसलमान भी साथ हो सकता है यदि वो ये मान लें कि उनका पूर्वज हिंदू है। मैंने किसी मुसलमान की राष्ट्रभक्ति पर चिंता यानी संदेह करता हूं, परंतु एक राष्ट्रीयता होती है। और राष्ट्रीयता हमारी, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी, हमारी पहचान। इंग्लैंड में, अमेरिका में कहते हैं कि अमेरिका इज ए वाइट एंग्लो सैक्सन क्रिश्चियन इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो मैं कहता हूं वहां कोरियन है, वहां चाइनीज है, वहां इंडियन है। ये तुम ये कैसे कह सकते हो? उन्होंने कहा वो हमारी पहचान है, लेकिन ये जो इंडियन है, चाइनीज है, ये सब नागरिक है, ये सिटीजन है, परंतु ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी हमारी देश सफेद चमड़ों की देश है। मैं उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि ये हिंदू देश है, इसमें कहने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए, और धीरे धीरे ये होने वाला है। आज हम जो देख रहे हैं, ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें जो हंगामा हो रहा है ये जानबूझकर हो रहा है। इसमें क्या है? 1947 में जब विभाजन हुई, कई लोगों ने कहा यह विभाजन बहुत दिन नहीं चलेगी, तो जो हिंदू वहां रहे वो आए नहीं। भारत देश का 2 टुकड़ा हुआ था, ब्रिटिशों ने किया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से। उन्होंने एक और बदमाशी की। 600 राजाएं थे, उनकी सारी राजाओं और राजधानियों को और उनकी जो देश थी उसको उन्होंने देश बना दिया इंटरनेशनली। माने वो सब अलग अलग देश, 600 अलग अलग देश हमारे देश में। एक टुकड़ा जहां ब्रिटिश ने प्रत्यक्ष राज किया उसका, और एक हिस्सा जो टुकड़ा करके उन्होंने पाकिस्तान बनाया, ये इन्होंने किया था। सरदार पटेल के कहने पर एक एक राजा विलय करते गए और 600 में 500 विलय हो गए, और पाकिस्तान के साथ सो गए। और आज पाकिस्तान इंडिया है, उसमें पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हो गया है, बांग्लादेश एक अलग देश बन गई है। लेकिन हमारे पास एक कश्मीर की समस्या है। इसको हल करने के लिए हमें निश्चित तौर पर जो हिस्सा हमारी आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है उसको वापस लेना है, वो है पीओके। और मैं कहता हूं इस 5 साल में वापस ले लेंगे। पाकिस्तान का पिछले बार 2 टुकड़ा किया, अकल नहीं आई,
तो अब 4 टुकड़ा करना पड़ेगा, बलूची अलग, सिंध अलग, पख्तूनी अलग और वेस्ट पंजाब अलग। उसका तो कोई भविष्य नहीं, कोई इतिहास नहीं है। हमसे हमारे साथ अच्छा रहे तो हम उनकी मदद कर सकते हैं, तो वो ईर्ष्या में डूबे हुए हैं। तो ये जो जब पाकिस्तान बनी तब हमारे देश के नेताओं ने कहा था, उस समय के नेताओं ने, मुसलमान जो यहां रहने चाहते हैं रह सकते हैं। अंबेडकर ने कहा पार्टीशन नहीं होना चाहिए, होगा तो पॉपुलेशन एक्सचेंज होना चाहिए। बट जवाहरलाल नेहरू तो अंबेडकर की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और हमने कहा कि जो रहने चाहते हैं रह सकते हैं। वहां हिंदुओं के बारे किसी ने नहीं गारंटी दिया कि रह सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू वहां गए कराची और लियाकत अली खान से बैठकर एक अग्रीमेंट की 1950 में कि माइनॉरिटीज की अच्छी ट्रीटमेंट होगी पाकिस्तान में। और दूसरा दिन से ये मारकाट शुरू हुई। 21% थे हम उस समय हिंदू पाकिस्तान में, आज कितना है? 1.5% है। ये कहां गए? हमारे देश में जो भाग के आए इस पिछले 70 साल में, उनकी संख्या सिर्फ 25,000 है, इससे ज्यादा नहीं है। करोड़ों में मिट गए। इस 25,000 को कांग्रेस ने ही कहा था कि अभी हम उनको पर्चा देंगे कि आप सदा के लिए यहां रह सकते हो, परंतु भविष्य में कभी हम आपको नागरिक बनाएंगे। और बार बार कहते रहे। 2003 में राज्यसभा में मनमोहन सिंह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था, उसने भाषण में कहा था आडवाणी को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, कि यह बहुत बड़ा अन्याय है, इनको नागरिकता देनी चाहिए। हिंदू सिख दोनों आए हुए हैं, उनको नागरिकता देनी चाहिए। आए हुए थे हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, ये 5 आए थे। किस कारण से? कि धार्मिक आतंक उनके ऊपर होने के कारण, धार्मिक यातना होने के कारण, मजहब के आधार पर उनके ऊपर शोषण होने के कारण वो छोड़कर आए। हमसे पूछते हैं कि इसमें मुसलमान क्यों नहीं है कोई? अरे पाकिस्तान मुस्लिम देश है, वहां मुस्लिम देश मुस्लिम को ही यातना करेगी धर्म के आधार पर? एक भी नहीं आया, हम क्या करें? किसी को पकड़ के लाओ, उसको भी छोड़ देंगे। एक भी आने के लिए तैयार नहीं। जो भी राजनीतिक कारण से हमारे देश में आए, वो भी हमारे भारत देश में नहीं रहने चाहते हैं। तारिक फतेह हैं, वो आए यहाँ, हमने कहा यहाँ रह सकते हो, उन्होंने कहा नहीं मैं कनाडा का सिटीजनशिप ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके बगल में पाकिस्तान है, कोई भी एजेंट भेजकर मुझे मार सकते हैं, मैं वहाँ चले जाऊँगा और आते रहूँगा, परंतु नागरिक वहाँ का रहूँगा। वो तस्लीमा आई थी बांग्लादेश से, उसने भी जाकर स्वीडन का सिटीजनशिप ले लिया। अब इस देश में सिर्फ वही आते हैं जो उनके देश में नौकरी नहीं मिलती तो हमारे देश में आकर यहाँ के जमीन लेते हैं, यहाँ नौकरी लेते हैं, सब वो बांग्लादेश से आते हैं। वो तो अलग बात है। उसके लिए बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा NCR माने नेशनल रजिस्टर जो है उसको बनाने के लिए। लेकिन ये जो है ये किसके लिए है? सिर्फ 31,313 लोगों की जो 1947 के बाद वहां के धार्मिक या मजहबी यातनाएं को सह नहीं कर सकते थे, वो आए। उसमें हिंदू है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, सिख है, पारसी है, मुसलमान नहीं है। मुसलमान का नाम कैसे हम देंगे उसमें, जब है ही नहीं तो कोई आया ही नहीं। अब इतने सालों से यहाँ रहे हैं, इतने सालों से। अब मनमोहन सिंह ने 2003 में कहा, अब क्यों नहीं बोल रहा? अभी उल्टा बोल रहा है, क्योंकि सोनिया ने कहा बच के रहो भाई, मेरी बात अब बदल दो। तुम बदल दी। हमने सीधा पूछा उनको पार्लियामेंट में, कैसे तुम बदल गए? सब बदल गए हैं कांग्रेस के। आज बोलते हैं कि ये हमारे आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसका उल्लंघन हो रहा है। और कौन बोल रहे हैं? उनके सारे वकील। इसीलिए सब केस हारते गए। 2G हार गए, अब सोनिया जेल जाने वाली है, चिदम्बरम जेल होकर आए हैं, दोबारा जाने वाली है। ऐसे वकील रखोगे तो क्या मिलेगा आपको? कहते हैं इक्वालिटी बिफोर, आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स सब बराबर हैं, तो फिर मुझे क्यों नहीं रिजर्वेशन मिल रही है? शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिलती है परंतु ब्राह्मणों को नहीं मिल रही है। इक्वालिटी इसमें क्यों नहीं इक्वालिटी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आर्टिकल बनी है
इक्वालिटी फॉर इक्वल्स, दो लोग बराबर हैं, उनको इक्वली ट्रीट करना है। पर जो परिस्थिति अलग है उसके लिए स्पेशल अकोमोडेशन करना चाहिए। तो पाकिस्तान का मुसलमान को मैं क्यों इक्वालिटी दूं? वो तो आया भी नहीं, और ये कहते हैं नहीं पाकिस्तान का जो मुसलमान आते हैं उसके लिए भी प्रावधान होनी चाहिए, वो आएगा उसको भी देंगे। मैं क्यों दूं? किसके लिए आएगा? यहाँ आतंकवादी कार्यक्रम के लिए आएगा, उसमें हम सिटीजन भी दे देंगे? ये क्या समझते हैं हमें? तो मैं ये कहता हूं कि कौन सी बात पर ये विरोध कर रहे हैं? इन लोगों को सिटीजनशिप इसीलिए देना है क्योंकि इनको आधार कार्ड नहीं मिल रही, ये सब तंबू में रह रहे हैं कितने सालों से, कई तो मर भी गए हैं, और उनको यहां कोई पहचान ही नहीं है इस देश में। वो तो वापस तो नहीं जा सकते, तो यहां ही रहना है। इसको एंटी सेक्युलर कैसे सकते हो? उसमें पारसी है, उसमें क्रिश्चियन भी है। तो ये जो इन्होंने तर्क दी कि ये फंडामेंटल राइट 14 का उल्लंघन, ये बिल्कुल बकवास है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और हम कहाँ कह रहे हैं कि यदि कोई मुसलमान कहें कि मेरे साथ शोषण हो रहा है धार्मिक आधार पर, मुझे दे दीजिए, तो हम कंसिडर कर सकते हैं, परंतु तो कोई यहाँ नहीं आएगा। अहमदियाज जो हैं उनको वो मुसलमान ही नहीं मानते हैं, पाकिस्तान की सुन्नी, तो वो क्या कर रहे हैं? वो बहरीन जा रहे हैं, यहाँ नहीं आते। शिया के साथ शिया को सुन्नी तंग करते हैं, वो सब ईरान चले जाते हैं, वो तो शिया देश है, वो तो देश पूरा देश शिया का देश है, वहां चले जाते हैं, यहाँ नहीं आते। तो जब आने ही नहीं चाहते तो हम क्या उनको घसीट के ले आएंगे? ये क्या बात है? ये डेमोन्स्ट्रेशन क्यों हो रही है? कौन कर रहा है? वो विदेश में जो ताकत है वही कर रहे हैं, ये हमारे लोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं जब इनको पकड़ता हूं और कहता हूं तर्क दे नहीं पाते, पार्लियामेंट में भी मुझे दे नहीं पाए। मैंने पार्लियामेंट उठकर ये सब बोला, वो जवाब किसी ने नहीं दिया, कहा कि नहीं ये सब और अमेरिका से, न्यूयॉर्क टाइम्स से, सबसे वहां से हम लोगों को प्रवचन दिया जा रहा है। अभी तुम्हारे देश में क्या हो रहा है मैक्सिकन के साथ देख लो। अभी एक प्राइम मिनिस्टर हंगरी, उसने कल के इंडियन एक्सप्रेस में उसका बयान आया, उसने कहा इस देश में हम मुसलमान को आने नहीं देंगे, सिर्फ क्रिश्चियन को ही आने देंगे, क्योंकि मुसलमान आएगा तो हमारी देश बिगड़ जाएगी, इसलिए नहीं देंगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा देखते हुए हम कर रहे हैं, परंतु इसकी अभी तक दस्तावेज नहीं आई है। जो इस देश में नाजायज आए हैं, अवैध हैं, उनको हम रहने नहीं देंगे। तो मुझे कहते हैं हिंदू आएगा, तो मैंने कहा उसको रहने देंगे। तो उन्होंने कहा क्यों ये फर्क? हिंदू और कहीं नहीं जा सकता है, मुसलमान तो 51 देश है, मुसलमानों का देश 51 कंट्रीज हैं, सब में जा सकते हैं। यहां जो आने जाते हैं अवैध, अवैध रूप से रास्ता है। आर्टिकल सेक्शन 6 सिटीजनशिप एक्ट में, उसमें आप अप्लाई करो, 11 साल रहो यहां विदेशी के नाते, और अपनी सारी जो व्यवहार है सबको पहचान हो जाए और मिल जाएगा। इसी तरीके से तो सोनिया गांधी को हमने सिटीजनशिप दी थी, वो भी ठीक से भरा नहीं उसने फॉर्म को। एक दिन बाहर निकाल दूंगा और फिर छुट्टी, थोड़ा तिहाड़ जेल के चक्कर काटने के बाद उसको इटली भेजने के लिए तैयार है। मैं तो आपको कहता हूं, आप कोई भी उसकी तरफ से बुलाइए, मेरे साथ डिबेट कराइए, कोई आएगा नहीं, पर तो ट्राई तो कर सकते हैं आप। एक भी बात नहीं है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में जिसका हम विरोध कर सकते हैं। उसमें 3 बातें हैं। एक तो है कि ये 31,313 को सिटीजनशिप देना है, क्योंकि ताकि वो अपना जीवन यहां बना सके। स्कूल में एडमिशंस नहीं मिल रही हैं बच्चों को, बाप जो है इलीगल इमिग्रेंट के कैटेगरी में है, तो इसीलिए इतने देश यहां से तो वापस जा नहीं सकते, तो इसीलिए उनको सिटीजनशिप देने के लिए हमने तय किया है, और इसमें कोई विरोध कोई कर नहीं सकता है। और मैं ये कहता हूं आगे भी, हिंदुओं के लिए जो अपमानित स्थिति आजकल काजाकिस्तान में, अनेक देशों में हो रही है, गयाना में हो रही है, और हम इसके लिए बोलेंगे नहीं तो कौन बोलेगा? जब पुतिन आंसू बहा सकता है क्रिश्चियन के लिए, हम उनकी देखभाल नहीं कर सकते। हाँ, जब
ब्रिटिश सिटीजन्स युगांडा में निकाले गए थे, ईदी अमीन ने निकाल दिया था, तो ब्रिटेन ने कहा दिया कि आपके पास पासपोर्ट हो सकता है, नागरिकता हो सकती है, परंतु आप हमारे लिए नहीं है, तो इसीलिए हम आपको नहीं देंगे। तो सारा हिंदुस्तान आना पड़ा, और यहां नहीं होते तो मर जाते। तो हमारी जो दायित्व है उसको तो हम पूरा करेंगे। एनआरसी में क्या आएगा मैं नहीं कह सकता हूं, परंतु मेरा आग्रह है कि जरूर ये कहें कि जो हिंदू है उसको और कोई जगह नहीं मिलेगी, प्रयास करके भी फेल हो गई, हमारे देश में हम जरूर देंगे। परंतु जो भी आए वो कहते हैं रोहिंग्या को भी ले लो। मैंने कहा क्यों? रोहिंग्या के जो लोग हैं उनके नेताओं ने 1944 में कहा था, क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि हमारे नेता मोहम्मद अली जिन्ना है, हम पाकिस्तान में रहने चाहते हैं। बर्मा में थे परंतु कहते थे हम पाकिस्तान जाने चाहते हैं। देश की बंटवारा हुई, पाकिस्तान बनी, तो बर्मा में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाने के लिए बनाई, उसमें 2 नुमाइंदे को रखा और दोनों नुमाइंदे ने कहा कि हम इसको मानते नहीं हैं, हमें पाकिस्तान जाना है, और पाकिस्तान को लेने के लिए तैयार नहीं। तो वहीं बैठे रहे। बांग्लादेश में गए, उस समय पाकिस्तान ही था बगल में, अब अलग हो गया तो वो भी भगाने में लगे हुए हैं। कहते हैं इंडिया में हमें लेना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स एडिटोरियल लिखती है कि हम बड़े दिल से इनको लेना चाहिए। तुम्हारे दिल हमसे बड़ा है तो तुम अमेरिका में ले लो, और 1-2 आतंकवादियों के, और ये लोग हमारे साथ कभी नहीं थे, तो हम उनको क्यों लें? ये कोई हिंदुस्तान कोई धर्मशाला है कि कोई भी चटाई लेकर आके यहां लगा के सो सकता है? हमारी नागरिकता के लिए कीमत होनी चाहिए। लेकिन ये हिंदू संस्कृति का देश है, लेकिन हम कभी नहीं कहेंगे कि सिर्फ हिंदू ही इस देश का प्रेसिडेंट बन सकता है या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। इसमें हम नहीं कहेंगे किसी को कि तुम्हारी मजहब की जो आचरण है उस पर बदल लाओ। हाँ, आप महिलाओं पुरुष में कोई फर्क करोगे तो फिर हमें कोई हस्तक्षेप करना पड़ेगा। उसमें तो आर्टिकल 14 चलेगी, क्योंकि महिला पुरुष दोनों बराबर हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, वहाँ उसमें हम हस्तक्षेप करेंगे। तो ये कुल मिलाकर आज ये है कि आज हमारी अस्मिता की लड़ाई है। ये जो है, जो हम ला रहे हैं, वो अस्मिता की लड़ाई है, और लोग घबराना नहीं चाहिए। तो लोगों ने कहा 378 हटाएंगे तो आंधी चलेगी, यानी आग लगेगी, ये दुनिया भर की बात, वो आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, वो करेगा। कुछ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने हिम्मत से किया। हमारी नेतृत्व जो हमारे नरेंद्र मोदी ने दिया है उसमें वो थोड़ा भी हिला नहीं, इसीलिए दुनिया समझ ली और इसीलिए चुप है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उन्होंने कहा अब तो युद्ध होगा, एटम बम आएगा। क्या एटम बम? पाकिस्तान को एटम बम चलाना भी आता है। उसकी जो चाबी है, जिसके बाद वो बटन को खोलने के लिए मौका मिलती है, वो तो अमेरिका के हाथ में है, चाइना पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। तो एटम बम चलाएगी तो चलाएंगे, तो एक बार चलाएगी तो हम जब चलाएंगे तो पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगी, उसकी कब्रिस्तान बन जाएगी सारी। उससे कोई डरने की जवाब नहीं है। तो ये हम जो अपनी जो अखंडता है उसको पाने के लिए हम सब लोग एक संकल्प करना चाहिए। ये सारे जो डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं उसमें सिर्फ एंटी नेशनल लोग हैं, सब पकड़े जाएंगे, अधिकांश पकड़े गए हैं। उनका जब सजा होगी, जेल की होगी, तब पता लगेगा कौन कौन है। हमारे देश में कहते हैं बोलने की आजादी है, परंतु हमारे देश में यह भी संविधान में लिखा है सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, और उसमें आर्टिकल 19 में 19(1) में बोलने के अधिकार, 19(2) में क्या लिखा है? अंकुश कितना लगेगा, आप देश की खंडित करोगे उसका अधिकार नहीं है, लिखा है। आप देश के विरुद्ध में शत्रु की बल दोगे, वो भी लिखा है कि नहीं कर सकते हो। आप किसी का अपमान करोगे, वो भी लिखा है कि नहीं, आजादी के नाम पर नहीं कर सकते हो। ये सारा रिस्ट्रिक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। खुला छूट हम लोग दे नहीं सकते। जेएनयू में पैदा हुए, कोई पढ़ते नहीं है वहां। आपको आश्चर्य होगा कि जो हॉस्टल का रेंट है सिर्फ 10 रुपया है, और वहां जब अभी पूछताछ हुई और लिस्ट बनाया, एवरेज एज हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स हैं वो 32 से ज्यादा है।
यानी क्या कर रहे हैं, फेल होते रहते हैं, क्योंकि और कहीं सस्ता जगह मिलेगा नहीं दिल्ली में, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रहते हैं। और ये सारे जो गड़बड़ किया है करते हैं, जेएनयू को तो बंद कर देना चाहिए 2 साल के लिए, और फिर सब खाली करके फिर उसका नाम सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी करना चाहिए। और सुभाष बोस से नाम पसंद नहीं है तो फिर सावरकर का नाम दे देंगे। तो इसीलिए मैं आज आपको कहता हूं कि एक नया शुरुआत हो रही है हमारे देश में, जो राष्ट्रवाद की शुरुआत है। ऐसे बिल्स और भी आएंगे, देश की अखंडता होगी। हाँ, इकॉनमी थोड़ा ठीक नहीं है, अब मोदी मेरा सलाह मान लेंगे तो मैं ठीक कर दूंगा, बट वो अभी मांगा नहीं है, और थोड़ा खराब होने दो फिर मांगेगा जरूर। लेकिन ये भी हम ठीक कर सकते हैं। हमारी देश आज चाइना को ओवरटेक करने की क्षमता रखती है। हमारे पास इतनी क्षमता है, सबसे युवा जनसंख्या हमारी देश की है। एवरेज एज माने औसत में जो आयु है हमारी पॉपुलेशन का सिर्फ 26 है, 26 साल। चाइना का है 35, अमेरिका का है 37, यूरोप का है 46 और जापान का है 50। ये यंग पॉपुलेशन को सही एजुकेशन देंगे तो नवीन यंत्रों को पैदा करके हमारी देश को ठीक कर सकते हैं। कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसकी समाधान नहीं निकाल सकते हो। पानी की समस्या रोज लड़ रहे हैं कर्नाटक और तमिलनाडु कि कावेरी का पानी चाहिए। मुझसे पूछा कि किसको मिलना चाहिए, मैंने कहा कौन सा पानी, पानी पीने के लिए, खेती करने के लिए, या कावेरी पानी? कावेरी पानी नहीं मिल सकती, उसमें पानी है ही नहीं। बस समुद्र में नमक हटाकर पीने के पानी पैदा करने की टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है, वो देने के लिए तैयार है। और ऐसे हमारे देश में 2-3 जगह में हुए हैं। यहाँ जामनगर में एक रिलायंस का ये है ऑयल रिफाइनरी, उनको वहाँ जामनगर की म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि हम पानी नहीं दे सकते, हमारे पास है ही नहीं। तो उन्होंने ये लगाया, समुद्र से पानी निकाल के उसकी डिसैलिनेशन किया, और आज वही रिलायंस कंपनी द्वारका ये जामनगर की म्यूनसिपैलिटी को पानी बेच रही है। देश में कोई पानी की शॉर्टेज है हो ही नहीं सकती जब तक इतनी बड़ी तट और पानी है। यूरेनियम खाली हो रहा, खत्म हो रहा है। भविष्य में थोरियम, दुनिया का 60% थोरियम हमारे देश में है। हमारे देश की जो आज गाय की दूध है सब दुनिया में मानने लगे, ये इसको A2 मिल्क कहते हैं अमेरिका में, बॉस इंडिकस इसका नाम है। दूसरा जो उनके जो गाय हैं उसका बॉस टॉरस कहते हैं, उसका दूध में कोई मेडिसिनल क्वालिटी नहीं है। ये बॉस इंडिकस हमारी, और आज अमेरिका के यानी सुपरमार्केट में कार्टन्स में दे रहे हैं A2 मिल्क फ्रॉम काउज फ्रॉम इंडिया, ये लिखा हुआ है, और उसकी दाम 4 गुना ज्यादा है। और हमारे देश में कितना गाय है? 15 करोड़ गाय है, सिर्फ 200 औसत में 200 लीटर देते हैं। एक इजरायली गाय 11,000 दूध देती है, 11,000 लीटर दूध। तो हमारे देश में 15 करोड़ गाय 11,000 लीटर दूध देने लगेगी तो क्या होगा? तुम्हारे आपके यहाँ मुझे दूध में तैर के आना पड़ेगा, इतना दूध देश में पैदा होगा। और सबसे सस्ता जितना यूरोप में दूध बिकता है उससे 1/6 हमारी दाम है, निर्यात कर सकते हैं। कोई हमारे देश में एग्रीकल्चर में कोई क्षमता में कमी नहीं है। 12 महीने हम यहाँ कृषि कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जब बारिश आती है अधिकांश जमीन में खेत होता है। ये सारी चीज़ों को बदलने के लिए एक मंशा चाहिए, वो मंशा है एक विराट हिंदू का कि कोई हमें झुका नहीं सकता, हमारी भारत को महान बनाएंगे। हमारे देश ने, जनता ने ये दिखाई। लोकतंत्र जब इंदिरा गांधी ने हटाई तो इंदिरा गांधी को ही हरा दिया था। लोकतंत्र हमारे देश में क्योंकि हमारी संस्कृति में है। जो पंचायत राज होती थी वो संस्कृति लोकतंत्र का ही है। हमारे देश के लोग सब जगह चमक रहे हैं, भारत में नहीं कर पा रहे क्योंकि यहां उनको उस प्रकार से मौका नहीं मिल रही है। ये गुलामी का असर है जो ब्रिटिश ने हमारे देश में ब्रेन वॉश किया था।
वो सारे बदलने के लिए जो एक सांस्कृतिक क्रांति लाने के लिए हमारे कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो देश भर में आज एक हवा पैदा कर दी है कि हाँ, हिंदू में एक आत्मविश्वास आनी चाहिए, और इस आत्मविश्वास से जो एक तबका है जो नौजवानों का, उनको हम शिक्षित करें। महिला हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिकी हो, इस सब को एक पढ़ने का मौका हमें पैदा करनी चाहिए। कर सकते हैं, 5 साल में नहीं कर सके, 70 साल में इन लोगों ने नहीं किया, अभी 5 साल में नहीं किया, आने वाले 5-10 साल में हम कर ही देंगे, और इस देश चाइना से आगे बढ़ेगी और फिर अमेरिका को टक्कर देगी और नंबर 1 भारत देश बनेगी। इस लक्ष्य के लिए बढ़ना चाहिए। उसमें हर एक नागरिक को लगना चाहिए कि मैं इस भारत मुझे कभी पीछा न छोड़ेगी, भारत हर जगह में मेरे रक्षा करेगी, और वो आत्मविश्वास के साथ ये जो हमारी देश के लोग हैं वो कोई भी समस्या का हल कर सकती है।